प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। तो फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से $3 अरब के अतिरिक्त कर्ज की मांग की है। इसके लिए मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार IMF से बातचीत कर रही है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने BBC और ब्लूमबर्ग के हवाले से अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी है। ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर एहसान मंसूर ने कहा है कि देश में हाल की राजनीतिक उथल पुथल से उबरने के लिए ऋण की आवश्यकता है। साथ ही बैंक अनपेड लोन को पूरा करने के लिए स्थानीय बैंकों से डॉलर भी खरीद रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पिछले साल IMF से $4.7 अरब की फंडिंग हासिल की थी। मंसूर ने कहा कि वह इस राशि को अतिरिक्त $3 अरब तक बढ़ाने और फ्रंट लोड करने के लिए वाशिंगटन स्थित वित्तीय निकाय IMF के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश विश्व बैंक से अतिरिक्त $1.5 अरब और एशियाई विकास बैंक और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी प्रत्येक से $1 अरब की मांग कर रहा है। IMF में 3 दशक बिताने वाले अनुभवी अर्थशास्त्री मंसूर को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार ने बांग्लादेश बैंक का गवर्नर बनाया गया है। पूर्व गवर्नर अब्दुल रूफ तालुकदार और 2 डिप्टी गवर्नरों ने हसीना सरकार के गिरने के बाद इस्तीफा दे दिया था। 13 अगस्त को मंसूर को बांग्लादेश बैंक का गवर्नर नियुक्त किए जाने के बाद से केंद्रीय बैंक ने इंटरबैंक बाजार से 3 दिनों में $200 बिलियन से अधिक की खरीदारी की। मंसूर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य स्थानीय बैंकों से हर महीने $1 अरब तक खरीदने की है। बांग्लादेश में बीते कुछ समय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके चलते 5 अगस्त को शेख हसीना को PM पद से हटना पड़ा और अराजकता के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतिम सरकार बनी है। प्रदर्शन और हिंसा ने देश के कपड़ा निर्यात को बाधित कर दिया। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा का भंडार पहले ही दबाव में था, जिसे मौजूदा संकट ने गंभीर कर दिया है। नई सरकार इससे उबरने के लिए कर्ज तलाश रही है। ये हम ताइवान के बारे में बात करें। ताइवान ने चीनी सेना के संभावित हमले को रोकने के लिए अगले 14 वर्षों में 7 और पनडुब्बियों का निर्माण करने का ऐलान किया है। इसके लिए ताइवान ने अरबों डॉलर का कोटा भी निर्धारित कर दिया है। बजट आवंटन को गुरुवार को ताइवानी कैबिनेट ने अनुमोदित किया। अब इस बजट को महीने के अंत में समीक्षा अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम नए नेता विलियम लाई चिंगते के ताइवान की रक्षा करने के संकल्प को दर्शाता है। विलियम लाई को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ताइवानी कैबिनेट ने $8.88 बिलियन के बजट को पनडुब्बी प्रोटोटाइप के समुद्री परीक्षण पूरा होने से पहले ही मंजूरी दे दी है। कैबिनेट प्रवक्ता चेन सी काई ने कहा है कि पनडुब्बियों का निर्माण स्वदेशी रक्षा पनडुब्बी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2025 और 2038 के बीच किया जाएगा। चीन ने कहा कि सरकार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने, राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाने और एक मजबूत ताइवान बनाने और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के लिए स्वदेशी पोत और विमान उत्पादन जैसी नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान की हाई कुन या नरवाल नाम की पनडुब्बी के प्रोटोटाइप का अनावरण आधिकारिक तौर पर पिछले साल सितंबर में दक्षिणी शहर काओशुंग में किया गया था। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग-वेन भी उपस्थित थी। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी के विकास ने ताइवान की एक असंभव कार्य को संभव बनाने वाली क्षमता को दर्शाया है। हाई कुन पनडुब्बी का निर्माण ताइवान की CSBC ने किया है। इस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के प्रोटोटाइप की लागत लगभग 26 बिलियन न्यू ताइवानी डॉलर है। इसमें उथले पानी में भी काम करने के लिए X आकार के पतवार को जोड़ा गया है। ताइवान अपनी नई पनडुब्बी को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ताइवानी पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम के प्रमुख एडमिरल हुआंग शू कुआंग के अनुसार इसमें लॉकहीड मार्टिन की लड़ाकू प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और ये अमेरिका निर्मित MK-48 हैवीवेट टॉर्पेडो से ले जाएगा। ताइवान के रक्षा प्रमुख वेलिंगटन क्रू ने पिछले महीने कहा था कि प्रोटोटाइप अपने बंदरगाह स्वीकृत परीक्षण को पूरा करने वाला है, जिसके बाद समुद्री स्वीकृति परीक्षण या समुद्री परीक्षण किया जाएगा। स्थानीय समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि पनडुब्बी को अगले महीने अपना पहला समुद्री स्वीकृत परीक्षण करना था, जिसकी डिलीवरी अगले साल नवंबर तक होने की उम्मीद है। ये हम बात करें चीन की। चीन ने अफ्रीकी देश बेनिन की सेना को हथियार और गोला बारूद समेत कई मिलिट्री उपकरण दान दिए हैं। चीन का दावा है कि इन हथियारों को खास तौर पर आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इन दिनों गरीब अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है, जिसका प्रमुख लक्ष्य इन देशों में सैन्य अड्डे स्थापित करना है।
रिपोर्ट के अनुसार चीन ने बेनिन का जो उपकरण प्रदान किए हैं उनमें से ज़्यादातर होवित्ज़र तोप और उसके सहायक उपकरण हैं। इन उपकरणों को पिछले हफ्ते बेनिन में चीन के राजदूत पेंग जिंगताओ ने आधिकारिक तौर पर सौंपा था। इन चीनी उपकरणों को प्राप्त करते समय बेनिन के सेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल फ्रुक्टुक्स गबागुड्डी ने कहा कि यह दान सेना के शस्त्रागार को मजबूत करेगा। उन्होंने इसे चीनी और बेनिन के लोगों को जोड़ने वाली दोस्ती का एक मजबूत प्रतीक भी बताया। बेनिन की सेना बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा के पास देश के उत्तर में जिहादियों से लड़ रही है। सेना ने अपने एक बयान में कहा कि ये उपकरण उनके सैनिकों को आतंकवादी खतरों के खिलाफ लड़ाई में ज़मीनी परिचालन चुनौतियों का बेहतर ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाएगा। इसमें कहा गया कि चीन से समर्थन दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का हिस्सा है, जो हर दिन मजबूत और विविधतापूर्ण होता जा रहा है। यह दान चीन के बेनिन को 4 नोरिनको PMR-50 ड्रोन दान करने के लगभग 1 साल बाद आया है। इसका भी उद्देश्य बेनिन की सुरक्षा में सुधार करना है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन ने घातक और गैर घातक दोनों तरह के उपकरण दान करके या बेचकर सादी ट्रेनिंग और कर्ज के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर विमान प्रदान करके अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उनके अनुसार चीनी नेतृत्व सरकार हथियार और उपकरण दान करने को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सशस्त्र बलों के बीच विश्वास बनाने और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक लागत कुशल तरीका मानता है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के एक वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर इलारिया कैरोलिना ने कहा है कि चीन मुख्य रूप से अफ्रीका में प्रभाव को बढ़ाने के लिए सैन्य दान का इस्तेमाल कर रहा है। चीनी जानता है कि इन देशों में असली शक्ति सेना के हाथों में है। हाल ही में कई अफ्रीकी देशों में तख्तापलट हुए हैं या फिर वे सैन्य शासकों द्वारा संचालित हैं। ऐसे में चीन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर हथियार देकर इन गरीब देशों में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। चीन ने हाल ही में केन्या को वाहन और इंजीनियरिंग उपकरण दान दिए हैं, जबकि पिछले साल जिम्बाब्वे को 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उपकरण मिले थे। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो के 2022 के अध्ययन के अनुसार चीन ने लगभग सभी अफ्रीकी देशों को लाखों डॉलर की सुरक्षा बल सहायता प्रदान की है। इसका प्रमुख उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने पिछले 2 दशकों में 47 अफ्रीकी देशों को सैन्य सहायता प्रदान की है, जिसमें जिम्बाब्वे और अंगोला हथियारों और प्रशिक्षण के शीर्ष प्राप्तकर्ता हैं। सेशल्स को समुद्री डकैती विरोधी प्रयासों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन विमान और एक गश्ती नाव मिली, जबकि केन्याई पुलिस को चीनी कंपनियों द्वारा वित्तपोषित निर्मित रेलवे की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2022 तक चीन ने 8 अफ्रीकी देशों जाम्बिया, घाना, कैमरून, तंजानिया, जिम्बाब्वे, सूडान, अंगोला, नामीबिया को सैन्य उपकरण प्रदान करने और उनकी सेनाओं के लिए सैन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। आइए हम बात करते हैं भारत और अमेरिका की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के बीच दोनों देशों के बीच एक अहम रक्षा सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत अमेरिका भारत को एंटी सबमरीन सोनोबॉय देगा। यह सौदा $5 करोड़ से ज़्यादा का है। इस सौदे से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। अमेरिका के रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने विदेशी रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत सरकार को एंटी सबमरीन हथियार सोनोबॉय और उससे संबंधित उपकरणों की बिक्री की जा सकेगी। सौदे के तहत भारत को AN/SSQ-553G एंटी सबमरीन सोनोबॉय, AN/SSQ-62F एंटी सबमरीन सोनोबॉय और AN/SSQ-36 सोनोबॉय मिलेंगे। इस सौदे की कुल कीमत $5.2 करोड़ होगी। गौरतलब है कि चीन हाल ही में अपने सबसे आधुनिक सबमरीन को लॉन्च किया है। इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के अंडर वाटर फ्लीट में शामिल किया गया है। चीन की नौसेना के पास 48 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं। चीन पर हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सबमरीन की मदद से जासूसी करने का आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि भारत अमेरिका के बीच हुए इस एंटी सबमरीन समझौते से चीन की साजिशों पर कुछ हद तक नकेल कसी जा सकेगी। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन का दौरा किया, जहां राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा को कायम रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका की जमकर तारीफ की। दोनों देशों के नेताओं के बीच सप्लाई चेन सिक्योरिटी को बढ़ाने, महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करने में बात हुई। भारत अमेरिका के बीच जेट इंजन, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, आधुनिक हथियार, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम आदि के सह उत्पादन को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ी।
बात करें भारत के पड़ोसी देश इंडोनेशिया की। भारत के पड़ोस में स्थित और दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में कई शहरों में हजारों लोग देश के चुनाव कानून में संशोधन के प्रयास के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। इसी महीने बांग्लादेश में उथल पुथल के बाद भारत का यह दूसरा पड़ोसी है जहाँ सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन शुरू हुए हैं। प्रदर्शनों को देखते हुए इंडोनेशिया की संसद ने गुरुवार को चुनाव नियमों में बदलाव को मंजूरी देने को स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारी राजधानी जकार्ता में संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को दबदबा करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। सभापति सुफ्मी दासको अहमद ने जकार्ता में संवाददाताओं से कहा कि संसद अपने अगले सत्र में विधेयक पर बहस जारी रखेगी। इसका मतलब यह है कि कानून इस साल के चुनाव या राष्ट्रपति जोको विडोडो के निवर्तमान प्रशासन पर लागू नहीं होगा, जो अक्टूबर में पद छोड़ रहे हैं। चुनाव कानून में प्रस्तावित परिवर्तन से विडोडो को और भी राजनीतिक ताकत मिलने का अनुमान लगाया गया है। यह जकार्ता के गवर्नर पद के चुनाव में सरकार के प्रमुख आलोचकों को रोकने के साथ ही विडोडो के बेटे के लिए भी रास्ता साफ करता है। क्या है कानून जिसका हो रहा विरोध? इंडोनेशिया की संसद में विडोडो और निर्वाचित राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के गठबंधन का प्रभुत्व है। इसने एक परिवर्तन को देने की मंजूरी देने की योजना बनाई है, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आई है। ये परिवर्तन इसी सप्ताह की शुरुआत में दिए गए संवैधानिक न्यायालय के फैसले को पलट देते। संवैधानिक न्यायालय ने मंगलवार को क्षेत्रीय चुनावों में उम्मीदवारों को नामित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए स्थानीय विधायिका में 20% हिस्सेदारी रखने की आवश्यकता को रद्द कर दिया है। इस फैसले से विडोडो के विरोधी अनीस बसवेदन को जकार्ता में चुनाव लड़ने के योग्य बना दिया है। अनीस इसके पहले 2017 से 22 तक जकार्ता के गवर्नर रहे हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष कर दी है, जो विडोडो के 29 वर्षीय बेटे की उम्मीदवारी को निश्चित रूप से रोकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित कानून से विडोडो और प्रोबोवो के सहयोगी बिना किसी विरोध के मध्य जावा और जकार्ता में चुनाव लड़ सकेंगे। संसद और न्यायपालिका बीच सत्ता संघर्ष दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र में एक सप्ताह के नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम और राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण के बीच हुई है। विडोडो ने संशोधन को लेकर हो रहे विरोध को कम करके आंका। उन्होंने बुधवार को कहा था कि अदालत का फैसला और संसदीय बहस मानक जांच और संशोधन का हिस्सा है। संसद पैनल के अध्यक्ष अचमत बैदोवी ने कहा कि संसद में जनता के गुस्से पर विचार किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।